नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की ऐसी सारी खबरें जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूज़ को, आपके बिजनेस एंड सैलरी इनकम को अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस को रोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और यह है कंजम्पशन के बारे में। अब कंजम्पशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है हमारे लिए कुछ महीनों से, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन पिकअप कर नहीं रहा है बहुत अच्छे से। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो अर्बन कंजम्पशन का डेटा थोड़ा पुअर आया है। रूरल कंजम्पशन लास्ट ईयर भी थोड़ा स्पाइक आया था इसमें, अच्छा जब मानसून बढ़िया हुआ था। इस बार भी मानसून एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही होगा। तो जानते हैं कि क्या कंजम्पशन हमारा बेटर हो सकता है इस साल और क्या हमें इससे फ़ायदा हो सकता है। कंजम्पशन पिक्स अप इन FY25 ऑन रूरल डिमांड। यहाँ बात करें रूरल डिमांड की तो ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE। तो ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं, विच इज टेकन एज प्रॉक्सी फॉर कंजम्पशन। इसको कंजम्पशन माना जाता है, ठीक है, डिमांड माना जाता है इकोनॉमी में, और ये हमारे GDP ग्रोथ रेट से ज़्यादा आया है। तो कंजम्पशन डिमांड ऑल दो 5 क्वार्टर लो पर रहा है इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट डेटा आया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा। प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये बढ़ा है 7.2% से, जबकि ये अब था कितना 5.6% FY24 में। नॉमिनल GDP का शेयर 61.4% रहा है, अब 60.2% से इन FY24। और अगर कस्टमरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी हुई थी, इसमें अगर मैं बात करूं तो इनका कहना है कि जो कंजम्पशन है GDP में, इसका ये जो लेवल है ये हाईएस्ट हो चुका है सिंस FY05 2005 से। अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले 20 साल का अगर आप डेटा रीड करो तो कंजम्पशन का डेटा GDP में इस वक्त पीक पर है, 61.5% पर है। हेडलाइन फिगर ये बताती है कि हमारा डोमेस्टिक डिमांड बहुत बढ़िया है, इवन टैरिफ और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इतना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना स्ट्रांग है कि इंटरनेशनली टैरिफ आए, GDP स्लो डाउन हो, रिसेशन आए, इंडिया का लोकल कंजम्पशन इंडिया के GDP ग्रोथ रेट को कम से कम कुछ भी नहीं तो 6% के ऊपर ज़रूर रखेगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। प्राइवेट कंजम्पशन शेयर GDP का ये हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है, गोइंग बैक वे टू 2004। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं क्रिजल के, अच्छा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि कंजम्पशन GDP से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पे रूरल डिमांड ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है हमारे कंजम्पशन को। मतलब गांव देहात के एरियाज़ में कंजम्पशन अच्छा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में इनकम ग्रोथ भी बढ़िया हुई है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। एंड इन्फ्लेशन भी काफ़ी सही रहा होगा, क्योंकि अगर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगा, लोग तभी पैसा खर्च करेंगे, तभी हमारी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। हमारी FMCG कंपनीज़ 2 साल से परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हैं? ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, अगर आप इनको देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज़, एक ही डेटा का ये वेट कर रही हैं और वो है कंजम्पशन। अगर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अच्छे से बढ़ता है, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है वॉल्यूम्स में, अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी बढ़िया आउटलुक देखने को मिलेगा FMCG कंपनीज के लिए। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार कंजम्पशन अच्छा होगा और साथ में FMCG कंपनीज कि प्रॉफिट्स भी बढ़िया होंगे और ग्रोथ भी बढ़िया होंगे। बट लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था और लास्ट ईयर वो गलत हुए थे। तो कोई भी डिसीजन मत ले लीजिएगा इस वीडियो को देख करके कि आपने FMCG के स्टॉक्स उठा लिए कुछ भी। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस लास्ट ईयर गलत हुआ था एंड बट इस साल काफ़ी बुलिश है लोग कि इस बार सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में भी कैचअप आ रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है वो भी GDP ग्रोथ से ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट है केयरएच रेटिंग्स के, उनका कहना है कि प्राइवेट कंजम्पशन हेल्दी है, रूरल डिमांड और ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चरल आउटपुट और बढ़िया होना है, मानसून और बढ़िया होना है। तो एक तो महंगाई कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाती है तो वैसे भी कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ता है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी और ज़्यादा बढ़ता है। रूरल डिमांड की बात करें तो यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब यह है कि सॉरी, अर्बन डिमांड की बात करें तो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, ना कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कहा जा सकता है। काफ़ी मिक्स्ड आउटलुक है अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरों में।
एनेक्डोटल एविडेंस ये पॉइंट करता है कि वेज ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है, लोगों की जो इनकम ग्रोथ है वो कुछ खास हुई नहीं है शहरों में, जिसकी वजह से अर्बन कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं है, लोग पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं, और एक अनइवननेस है कंजम्पशन रिकवरी में। मतलब कहीं कंजम्पशन किसी सेक्ट ऑफ पीपल में काफ़ी ज़्यादा है, इनकम ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इनकम ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन इंक्रीज कर दे रहे हैं, कुछ इनकम ग्रुप्स जो हैं बाकी बिल्कुल ऐसा है कि डेड है। तो ये फिगर काफ़ी मतलब मैं कहूँगा मिक्स्ड है, और इसके बारे में हमें लगता है और बेटर तरीके से हमें और क्लोजली डेटा को वॉच करना होगा। बात करूँ अगले आर्टिकल की, यह है इंडिया के ग्रोथ के बारे में। 7.4% इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्टेप कर रही है ऑन रेस पेडल इन Q4। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी? सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की। ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। अगर आप बात करें मार्च क्वार्टर में फ्रॉम अर्लियर, ओवरऑल ग्रोथ FY25 में 6.5% पर आ गया है। तो क्वार्टरली ग्रोथ होता है, एक होता है ईयरली ग्रोथ, राइट? तो क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, जिसकी वजह से ईयरली ग्रोथ भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो हाई ग्रोथ की वजह से क्या हुआ? सबसे पहले तो जो कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं कम हुए, यूएस टैरिफ की वजह से काफ़ी कंसर्न्स थे। इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में अच्छा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्ट्रांग है। कल ही हमने डिस्कस किया, कल का वीडियो अगर आप देखेंगे, कि सीमेंट सेक्टर का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। सीमेंट एंड कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये साल काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, दूसरा ग्रोथ बढ़िया रहने वाली है, कंजम्पशन भी सही रहने वाला है। ईटी पोल एक कंडक्ट किया गया था, और यहाँ पे ग्रोथ ये कह रहे थे कि मीडियन आएगा 6.8% फॉर द क्वार्टर एंड 6.3% फॉर FY25, और ये आया कितना है? 7.5% फॉर द क्वार्टर, और हमारे FY25 के लिए हो गया 6.5%। तो कुछ रिस्क है, रिस्क हैं, और रिस्क क्या है यहाँ पे? अब देखिए, रिस्क एक तो एक्सटर्नल रिस्क हो गए, और एक होता है इंटरनल रिस्क। तो एक्सटर्नल रिस्क हमारे लिए है, सबसे पहले तो टैरिफ वगैरह से ही रिलेटेड है। और इंटरनल रिस्क क्या है कि एक तो अर्बन कंज्यूमर डिमांड। हम मेरे हिसाब से हमारे साथ ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ऐसा क्या आपको लगता है आसपास देख करके, कि क्या अर्बन कंजम्पशन कम हो गया है, या फिर एक दूसरा इसका लॉजिक लोग दे रहे हैं वो ये है कि लोग अब ब्रांडेड सामान की जगह बहुत सारे लोकल ऑप्शंस आ गए हैं, तो वो लोकल आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कंजम्पशन के डेटा में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोग हमेशा HUL या ब्रिटानिया या ITC का ही सामान कंज्यूम करें, तो कंजम्पशन लोकल आइटम्स का बढ़ गया है, जिसकी वजह से डेटा थोड़ा सा गलत एस्टिमेट दे रहा है अर्बन एरियाज़ में भी। अब दूसरा यह है कि अर्बन एरियाज़ में इनकम ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो रहा है। तो आपको क्या सही लगता है यहाँ पे? आप क्लोजली अगर रियलिटी से ज़्यादा वाकिफ़ हो तो आप बेटर एस्टिमेट्स लगा सकते हो। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को आप बड़े बड़े आराम से बीट कर सकते हो ऐसे एस्टिमेट्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कभी भी आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताती है। तो इंडिया हैज़ हेल्ड इट्स ओन इन ग्रोथ स्केयर्स पोस्ट कोविड ग्लोबल एनवायरनमेंट, जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ काफ़ी बढ़ी है। कोविड के बाद से हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं, हमने गाज़ा और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को देखा, ईरान आया इसमें, फिर इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें सस्टेन की है सारे देशों ने मिलकर के, जैसे कि इजराइल और गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में ही हमारा क्रूड ऑयल $90 पर बैरल और 100 भी जाने वाला था। तो इसकी वजह से इंडिया के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो अगर बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 9.8% रहा है इसके अकॉर्डिंग, एंड इकोनॉमी ग्रो हुई है 6.4% दिसंबर क्वार्टर में, 8.4% अर्लियर पीरियड में। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक इंडिकेटर होता है इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये रिलेटेड है किससे? डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर है ये, और ये बढ़ा है 7.1%। रियल जीडीपी एक्सपेक्टेड था कि बहुत स्ट्रांगली फेयर करने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है यहाँ से काफ़ी बूस्ट आएगा, जो देखने को मिला। Q4 परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, एग्रीकल्चर में 5.4% ग्रोथ रेट है, माइनिंग में 2.5, मैन्युफैक्चरिंग 4.8, यूटिलिटीज 5.4, कंस्ट्रक्शन 10.8, ट्रेड होटल्स 6, फाइनेंशियल एंड रियल्टी सर्विसेज 7.8, पब्लिक एडमिन सर्विसेज 8.7, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना? 6%, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर -1.8%। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट कितना? 9.8%। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इस डेटा को देख सकते हैं इस वक्त हमारे इंडिया के लिए। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है मैग्नेट क्राइसिस के बारे में। कल ही हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से चाइना बुली कर रहा है अपने आस, इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे किस तरीके से रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स, ये चाइना के पास, चाइना 80% इनका सप्लाई कंट्रोल करता है, और यहाँ पे करीब
मैं कहूँगा पूरी तरीके से मोनोपोली चाइना की ही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें, जहाँ हम बोलते थे कि इंडिया के पास नहीं है क्रूड ऑयल, रिजर्व्स नहीं है हमारे पास, बट स्टिल मोनोपोली हमें किसी एक कंट्री की तो नहीं देखने को मिलती थी। पूरा मिडल ईस्ट था, यूएस था, रशिया भी था ऑप्शंस में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना की पूरी मोनोपोली, और इसकी वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्रिपेयर कर रही है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजने वाली है चाइना को नेक्स्ट वीक, जहाँ पे ये एस्केलेटिंग कंसर्न्स को एड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट है जिसके इंपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज। इन्होंने नोट किया कि चाइना के जो न्यू एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है रेयर अर्थ मेटल्स पे, जो इफेक्टिव है 4 अप्रैल से, इन्होंने प्रोसीजरल बॉटल नेक क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से शिपमेंट्स में काफ़ी डिले हो रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। काफ़ी सारे कंसाइनमेंट्स हैं इंडियन बाउंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स के, वहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये, और क्रिटिकल है ये काफ़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए भी। बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं वो रिपोर्टेडली स्टक है चाइनीज पोर्ट्स पे, जहाँ पे प्रोडक्शन डिसरप्शन का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो हम चाइना से compete करने की बात तो करते हैं, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के लिए। हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो मुझे लगता है, देखिए कितना ज़्यादा रिलाई करती है कि इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशल डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है चाइना में। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स जो हमें चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर चाहे हमारे ट्रेडिशनल कंबशन इंजन को भी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हीकल्स को, आइस इंजन को, तब भी वहाँ पे डिपेंडेंसी अच्छी खासी है। और ईवी में तो और ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इंडिया में ईवी का अडॉप्शन बढ़ रहा है, हम उतना ही ज़्यादा चाइना पर भी रिलाई कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ईवी बढ़ेगा उतना ज़्यादा चाइना का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ेगा। आप ऐसे भी सोचिए। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मैं कहूँगा रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत देरी कर दी है। चाइना जो चीज़ें 15 साल 20 साल पहले कर रहा था, हमने वो स्टार्ट किया है 5 साल पहले, 2 साल पहले करना। तो ये जो एज है इनके पास, ये एडवांटेज है, ये जाने वाला नहीं है। ये और ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है गैप बढ़ ही जाए। और इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा सप्लाई चेन अगर ये लेकर के बैठे हैं, तो अब इनके हाथ में है कि इंडिया की ईवी इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रो करती है। ये इनके, मैं कहूँगा इनके एटीट्यूड पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो इंडिया के जो कॉमर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो करेंटली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बीजिंग के साथ। उनका कहना है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। होपफुल है कि कुछ अर्ली, मतलब जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन हो जाए, क्योंकि चाइना अकाउंट करता है 70 से 80% ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का, और 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन है उसका। तो इसकी वजह से ऑटो मेकर्स हैविली डिपेंडेंट है किस पर? इम्पोर्ट फ्रॉम द कंट्री। एंड ऑटो मेकर्स और कॉम्पोनेंट सप्लायर्स वार्न कर रहे हैं कि जो फर्दर डिले अगर ये आता है, मैग्नेट्स को आप नहीं ला पाते हो, तो इससे बहुत डिले हो सकता है व्हीकल प्रोडक्शन में, और रेयर सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इन्होंने कहा कि एक ऑनरस अप्रोच प्रोसेस हमें लेना होगा, एंड ये यहाँ पे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं इंडियन मिनिस्ट्रीज से, चाइनीज़ एम्बेसी से, चाइनीज़ प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ से, तब जाकर ये, मैं कहूँगा, एक्वायर कर पाता है इन मैग्नेट्स को और इन सारी चीज़ों को। तो इन्वेंट्री जो है ये डिपेंड करने वाली है कि किस तरीके से हम प्रोक्योर कर पाते हैं ये सारे रॉ मटेरियल्स चाइना से। नहीं तो क्या होगा, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इससे स्लो डाउन आ सकता है, हमारे कार के रेट्स काफ़ी बढ़ सकते हैं अगर शॉर्टेज आता है इन रॉ मटेरियल्स का। तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ग्रोथ पर इससे, और एम्प्लॉयमेंट पर भी। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है यूएस इन्फ्लेशन के बारे में। At 2.1%, US inflation cools in April, no Levi impact yet. एक की US इन्फ्लेशन गेज है, और ये हमें स्लो होता हुआ नजर आया as President Donald Trump's tariffs have yet to noticeably push up prices. मतलब जो टैरिफ लगे थे इसकी वजह से अभी तक दाम बढ़े नहीं है। तो अमेरिकन द्वारा जो स्पेंडिंग है वो स्लो हुआ है, ऑल्दो इनकम बढ़ रही है, लेकिन लोग स्पेंड कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे अनसर्टेनिटीज हैं, लोग भी यहाँ पे डरे हुए हैं। एंड फ्राइडे की रिपोर्ट आई है कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा, वो शो कर रही है कि जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो सिर्फ 2.1% बढ़ा है। मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई इधर 2.1% बढ़ी है अप्रैल में, कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर अर्लियर डाउन फ्रॉम 2.3% इन मार्च। अगर आप वॉलेटाइल फूड को एक्सक्लूड कर देते हैं, एनर्जी कैटेगरीज को, तो जो कोर प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं कितना? 2.5% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, बिलो द मार्च फिगर ऑफ 2.7%, एंड ये लोएस्ट है इन मोर देन 4 years। जो फिगर है वो बताता है कि इन्फ्लेशन अभी भी डिक्लाइन कर रहा है फ्रॉम इट्स पोस्ट पैंडेमिक स्पाइक, एंड ये पहुंच चुका है हाईएस्ट लेवल पर इन द 4 decades इन जुलाई 2022। इकोनॉमिस्ट एंड सम बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, इन्होंने वार्न किया है कि जो प्राइसेस हैं ये लाइकली दे विल हेड हायर। अगर टैरिफ इसी तरीके से चलता रहा तो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग आ सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? यूएस में फेडरल रिजर्व, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है,
वो अभी भी रेट कट्स नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने रेट कट्स पॉज कर रखे हैं। और स्पेसिफिकली इसका रीज़न यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं। तो क्या हुआ है, चीज़ें अब टैक्स लगकर आएंगी यूएस के बॉर्डर में, और इससे दाम बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद हो सकता है ग्रोथ भी नीचे जाए। अगर ग्रोथ नीचे जाता है तब वो रेट कट करेंगे, लेकिन अगर दाम बढ़ते हैं और ग्रोथ नहीं नीचे जाता तो वो रेट कट्स नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है जिसमें वहाँ के चेयरमैन फंसे हैं फेडरल रिजर्व के, और डोनाल्ड ट्रंप ये डिलेमा को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। मंथली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो प्राइजेस हैं और कोर प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं जस्ट 0.1% मार्च से अप्रैल में। और जो कॉस्ट है बिग टिकट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वो बढ़ा है हेफ्टी 0.5%। दो जो इंक्रीज है वो ऑफसेट हुआ है बाय 0.1 डिक्लाइन इन द अदर गुड्स सच एज ग्रोसरीज। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी 0.1% बढ़े हैं। और ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग, जहाँ पे स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज की भी अगर बात करें तो ये बढ़ा है 0.2% अप्रैल में फ्रॉम मार्च। एंड रिपोर्ट का कहना है कि दैट्स डाउन फ्रॉम अ बिग 0.7% राइज इन मार्च। तो स्लो डाउन आया स्पेंडिंग में रिफ्लेक्ट कर सकता है सम अर्ली प्रिकॉशन ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इकोनॉमिस्ट का कहना है, इन रिस्पॉन्स टू हायर गुड्स प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम, कुछ ऐसी चीज़ों के दाम हैं जो बढ़े हैं जिसकी वजह से कंजम्पशन थोड़ा सा स्लो नज़र आया, कंजम्पशन वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।